नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। तो जैसा कि मैंने लाइट चैप्टर का इंग्लिश में PDF शेयर करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 3 जो है, जो कि स्फेरिकल लेंसेस के ऊपर आधारित है, वो पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने इस तरह से कवर किया है कि आप लोगों को वो पूरी तरह से समझ में आए। इस वजह से वो वीडियोस थोड़े बड़े हो गए हैं और जो पार्ट 3 है इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लाइट एक बड़ा चैप्टर है, इस वजह से मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लगभग 3 पार्ट में कंप्लीट, मतलब ये तीसरा पार्ट को जो कि अभी आप देख रहे हैं, ये देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो MCQs वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो आप लोग उसका जो है पूरी तरह से जो है ये करके समझ पाएंगे जब आप ये तीनों वीडियोस देखेंगे और खुद से NCERT को घर में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि मैं वीडियोस में आप लोगों को समझा देता हूँ, टॉपिक्स आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक खुद से आप NCERT को नहीं पढ़ेंगे, उसमें कुछ मार्किंग वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें नहीं करेंगे और खुद से उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं वो बिल्कुल NCERT से ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, भले ही आप कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पूरी तरह से NCERT के ऊपर ही जो है फोकस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो स्फेरिकल लेंसेस के ऊपर आधारित होगा। स्फेरिकल लेंस, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से इमेज बनाता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बिल्कुल उसी तरह से जो स्फेरिकल लेंसेस हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आइए हम लोग जो है देखें कि ये किस तरह से जो है इमेज बनाता है, इसके इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपने कॉनकेव मिरर के यूजेस को भी देखा, उसी तरह जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका भी यूजेस है। जैसे कि हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, हमारे जो चश्मा या ग्लासेस होते हैं उसमें भी लेंस होता है, मिरर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो घड़ी बनाने वाले जो चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा भी एक लेंस ही होता है, स्फेरिकल लेंस। तो लेंस का मुख्य रूप से जो उपयोग है, अगर हम लोग अभी फिलहाल देखें, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है, तो वो है चश्मा। ठीक है, इससे हम लोगों को दूर से देखने का प्रॉब्लम, सामने के देखने का प्रॉब्लम, ये सबको हम लोग दूर कर सकते हैं सुटेबल पावर का कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को लगाकर। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं स्क्रीन से हटकर पढ़ाऊंगा और जब जरूरत पड़ी तो मैं आपको यहाँ पर आकर के भी पढ़ाऊंगा, तो बने रहिएगा। आइए हम लोग जो है वीडियो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड एक लिखा गया है वो है स्फेरिकल लेंसेस के द्वारा रिफ्रैक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी कि लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, परावर्तन नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता, उससे रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई, ये जैसे कि एक मिरर है, तो इस मिरर से जब रे ऑफ लाइट आती है और इस पर इंसिडेंट करती है, तो आप जानते हैं कि वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है ना, और ये एक हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। तो ये जनरली मिरर के द्वारा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सब ध्यान दीजिए कि रिफ्लेक्शन इन सब केसों में जो रे ऑफ लाइट, जैसे कि हमने क्या ऑब्जेक्ट रखा, आपको पता है कि ये जो मिरर हमने बनाया ये कॉनकेव मिरर है और ये वाला प्लेन मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है।
तो जब रे ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट जाती है जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि मिरर के केस में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। यानी कि मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव हो या प्लेन मिरर हो, है ना। रिफ्लेक्शन करके ये इस तरह से फोकस से जा रही थी, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर के केस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब रे ऑफ लाइट जा रही थी और प्लेन मिरर का या मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस आ जा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जो भी हमने मिरर के केस में पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो रहा था। अब जब हम लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहां पे मैं बना देता हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे कि रे ऑफ लाइट अगर ऑब्लिकली आ रही है, ठीक है, अगर ये रे ऑफ लाइट है और ये दो मीडियम है, ये मान लीजिए आपका वाटर है और ये एयर है, तो एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, इसे, ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया, अभी इसे मैं पिंक कर देता हूं, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है ये जो वाटर है, ये वाटर है और जस्ट इसके सरफेस के ऊपर से एयर चालू हो रहा है, एयर का एक लेयर है। तो एयर और वाटर, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से टच किए हुए हैं, यानी कि दोनों मीडियम का वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसी को हम लोग जो है अभी ये कहेंगे कि ये जो है कैसा मीडियम है, ये एक उसका इंटरफेस है। तो इंटरफेस का मतलब ही हुआ कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि वाटर और एयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों मीडियम का, दोनों मीडियम जहां पर मिल रहे हैं। तो जब एक रे ऑफ लाइट इससे ओब्लिकली जाती है, अगर ये एक रे ऑफ लाइट को हम ओब्लिकली इस तरह से भेजें, तो एयर से वाटर में जब ये एंटर करेगी, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, तो क्या होगा कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है, जैसे कि इसे इस तरह जाना चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, यानी कि इस रास्ते से उसे गुजरना चाहिए था एज पर रूल। अगर कोई भी दोनों मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अगर एक ही रहता, या दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो केवल एयर से जाता, तो इस तरह से जाता, अपने स्ट्रेट लाइन में जाता, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस तरह से जाता। लेकिन इसमें एक ये देखने को मिलेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा ना जाकर वो जो है थोड़ा अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, इस तरह से ये मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ाव है, ये जो रे ऑफ लाइट है जो अपना ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो जो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब गई तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा मुड़ गई। इस मुड़ाव को, इस डेविएशन को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन का रीजन है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, यानी कि जैसे जैसे करके ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो घटती जाती है उसमें। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वो वैक्यूम में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में है, जहां पर कोई भी रुकावट नहीं है। इसके बाद एयर में है, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ा कम है। इसका रीजन है क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस हैं
और बहुत सारे धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर है उसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वैक्यूम के मुकाबले, और इस वजह से उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाता है थोड़ा सा। आपने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम वैक्यूम का 1 है, इसके बाद एयर का 1.00 कुछ करके है, मतलब थोड़ा सा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है। इसी प्रकार अगर वाटर को देखेंगे तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी और भी ज्यादा है एयर के मुकाबले। अगर वाटर के मुकाबले कोई ग्लास को देखेंगे तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से भी ज्यादा है। अगर ग्लास के मुकाबले हम डायमंड को देखेंगे, हीरा, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसे हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं जनरली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी ओबियसली उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, इसी वजह से ये घटना होती है रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जो आज लेंस पढ़ने जा रहे हैं इसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है, जैसे कि ये इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये वाला मीडियम कौन सा हुआ दोस्तों, ये तो एयर हुआ। और जैसे ही ये इस लेंस से गुजरती है, यानी कि लेंस पे जैसे ही वो आकर पड़ती है, तो ये तो अलग मीडियम है, ये तो ग्लास है, ये तो ग्लास है ना, लेंस एक तरह का ग्लास ही मान के चलिए अभी फिलहाल। तो एक मीडियम से यानी एयर से ग्लास में आई, तो एयर को हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम, और ग्लास को उसके रिस्पेक्ट में कहेंगे कि ये डेंसर मीडियम है, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एयर से। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर से क्या करती है, आपने देखा कि वो डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है। इसीलिए देखिए ये अपने ओरिजिनल पाथ से, इसका एक्चुअल ओरिजिनल पाथ ये था, इसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ना जाकर आप देख सकते हैं ये इस तरह से डेविएट कर गई, और इसी डेविएशन के कारण ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, हाँ, जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर मिल जा रही है। इसे ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हमारा पॉइंट था समझने का वो ये था कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में होगा, कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब चीजों की जानकारी हम लोग पहले लेंगे, तभी हम लोग जो है आगे जो भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी, उन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट टर्म्स जो रिलेटेड है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में वो क्लियर हो पहले। तो मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, चश्मा, जो उसके ग्लासेस होते हैं, और जो वॉच मेकर जो घड़ी बनाने वाला होता है उसके जो ग्लासेस होते हैं वो लेंसेस हैं। ठीक है, तो लेंस का मेनली यूज जो है वो स्पेक्टिकल्स में है, और वॉच मेकर जो लोग अपना ये बनाते हैं ग्लास, वो ग्लास भी लेंस ही होता है। अब ये जो ध्यान रखने की बात है कि आखिर किस तरह से ये मुड़ता है स्फेरिकल लेंसेस के केस में, तो ध्यान रखिएगा हम लोगों के सिलेबस में केवल स्फेरिकल लेंसेस है, जो कि मेनली दो तरह का ही होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को ना डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। डबल, ये जो डबल वर्ड है जनरली नहीं लिखा जाता है, नॉर्मली इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, लेकिन ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो इसका क्या होता है कि दो स्फेरिकल सरफेस होता है, टू स्फेरिकल सरफेस, एक ये वाला और एक ये वाला, दो स्फेरिकल सरफेस है ना।
और दो स्फेरिकल सरफेसेस ये बल्जिंग आउटवर्ड होता है, बाहर के तरफ जो है इसका ये होता है। ध्यान है आपको ना कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा था कि वो बल्जिंग आउटवर्ड होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये आपका बल्जिंग आउटवर्ड होता है और इसका जो दोनों किनारा है इसमें देखिएगा तो थोड़ा ये पतला होता है और बीच में थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो ये है इसका। इसमें जब रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट पर मिल जाती है, इसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये दो स्फीयर का, दो ठो स्फीयर का पार्ट है। ये जैसे कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि 2F1 और F1 क्या है। ये 2F1 F1 क्या है, ये F2 और 2F2 क्या है, कहाँ से आया ये। तो ये जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया है कि ये जो एक आपका सरफेस है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक सर्कल का पार्ट है। क्या है दोस्तों, ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है। ठीक है, मैंने उतना अच्छा से नहीं बना पाया लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है और उसी सर्कल का ये सेंटर है, उसी बड़े सर्कल का ये सेंटर है और इसे C2 के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है, ये वाला जो फोकल लेंथ है ये, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पॉइंट O देख रहे हैं इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीचों बीच होता है ये फोकस। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अगर आपका F है फोकल लेंथ, तो ये वाला पोर्शन भी F है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये अगर F है तो ये 2F है ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 2F है, यानी कि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है। डेफिनेटली जो आपने एक रिलेशन भी पढ़ा है कॉनकेव मिरर के भी केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि R इज इक्वल टू 2F होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो आप तो जानते हैं कि ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है। ये वाला पोर्शन जो यहां से यहां तक है ये रहा सेंटर, और यहां से यहां तक जो मेजर करेंगे ये तो R ही तो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इज इक्वल टू 2F होता है, इसीलिए ये 2F यहां पर लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपके इच्छा के ऊपर है, आप C2 भी लिख सकते हैं या 2F2 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे अगर पूछा जा रहा है कि नहीं F2 और 2F2 के बीच इमेज को रखा जा रहा है तो कहां पर बनेगा, तो आप 2F2 ही यूज कीजिए, है ना, C2 मत यूज कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इस सरफेस के लिए हुआ, अभी जो मैंने बताया वो इस सरफेस के लिए हुआ। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से, चूंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दोनों इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों तरफ है, फर्क यही है, जो मिरर है ना, मिरर में हम लोगों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो एक ही साइड होता था, दूसरा साइड को हम लोग पेंट कर देते थे, जैसे कि जनरली जो है वो ग्लूकोज वगैरह का पेंट से पेंट कर दिया जाता है, तभी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इसमें तो ये जो कोई पेंट वगैरह नहीं किया हुआ है, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला सरफेस भी आपका ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है, जब रे ऑफ लाइट आप इधर से भेज रहे थे तो इधर हो रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप रे ऑफ लाइट को इस साइड से भेजें, है ना, ये जो भी रे ऑफ लाइट है वो इस साइड से जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस साइड से जाए। तो ऐसे केस में जो रे ऑफ लाइट है वो यहां पर फोकस हो जाएगी, इस जगह पर फोकस हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर फोकस हो जाएगी। तो ये हम F1 नाम दे देंगे कि ये मेरा फोकस 1 है। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि ये वाला भी एक बड़े सर्कल का पार्ट है, ये वाला भी क्या है, एक बड़े सर्कल का पार्ट है, ये वाला बड़े सर्कल का पार्ट है। दोनों सर्कल का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर और लेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं कि इसका भी सेंटर ये है। ठीक है, तो इसे आप C1 या 2F1 के नाम दे सकते हैं या फोकस 1। तो यही रीजन है कि दो ठो स्फीयर का पार्ट है ये जो लेंस का दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दो बड़े बड़े स्फीयर का पार्ट है, दोनों इक्वल सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर एकदम सेम है, रेडियस भी सेम है। तो उनको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाकर
और ये वाला पोर्शन को काट कर लेंस बनाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये F1 एक साइड में रखेंगे तो F1 और 2F1 और इधर वाले को F2 और 2F2 नाम दे देते हैं, ताकि डिफरेंस पता चले कि ये मेरा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फोकस है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर वाला इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स को ये तकलीफ होती है कि आखिर ये F1 2F1 क्या है। ठीक है, हम लोग क्यों ये 2F1 लेते हैं, इधर 2F2 लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये दो बड़े बड़े स्फेरिकल सरफेसेस का जो है पार्ट है, ये स्फेरिकल पोर्शन है, उसी का ये सेंटर है। तो इसी को आप C2 या 2F2 लिख सकते हैं। 2F ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ लिखने का रीजन है क्योंकि R और F में रिलेशन होता है, R इक्वल टू 2F। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जनरली अभी जो हम लोग ये करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो स्फेरिकल लेंस लिए हुए हैं, जिसमें कि अभी फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हम लोग इस वाले को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इसको हम प्रिंसिपल फोकस क्यों कहेंगे, F2 को। ठीक है, F2 को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट को लेंगे ना वो लेफ्ट साइड रखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे वो लेफ्ट साइड रखेंगे, तो इससे जो रे ऑफ लाइट है जब जाएगी तो F2 पे ही फोकस करेगी, इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, इधर वाले को नहीं कहेंगे, यानी कि जब भी हमें फोकल लेंथ लेना होगा तो हम ये वाला लेंगे, ये ही हमारा फोकल लेंथ होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस है उसी का तो हम लोग लेंगे ना। ये ध्यान रखिएगा, इधर वाला का कोई यूज नहीं है, इधर का F1 2F1 का कोई यूज नहीं है, बस केवल ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे उसमें ये काम आएगा। मगर जब भी हमें फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब अगर दिया हुआ रहेगा तो हम हमेशा समझेंगे कि ये राइट साइड का है, इधर का है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो इधर ही आपका प्रिंसिपल फोकस और ये सब होगा, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है जो भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर फोकस कर जाएगी। ठीक है, राइट साइड में। अब इसी तरह से जो, हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर क्या हो रही है, आके मिल जा रही है, एक पॉइंट पर आकर के फोकस कर जा रही है ना दोस्तों, एक पॉइंट पर आकर फोकस कर जा रही है। तो जो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इससे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, वहां पर आपको घुमा के दे दिया जाएगा कि नहीं ये जो है एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो आपको ये समझना होगा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। रीजन एक ही है, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब जो कॉन्केव लेंस है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी दोस्तों दो बड़े बड़े स्फीयर का पार्ट होता है, ये भी दो बड़े बड़े सर्कल का पार्ट होता है, इसका भी सेंटर और इसका भी ये होता है, ये वाला बिल्कुल, ये भी दो बड़े स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की जरूरत उतना नहीं पड़ती है। कारण क्या है समझ लीजिए, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब इससे गुजरती है तो वो इस तरह से चली जाती है, आप देख सकते हैं ये जो है इस तरह से चली जाती है। तो जब आप इसको, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इनको जब आप डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, इनको जब आप डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिल जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट द रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। ये ध्यान रखिएगा, जो रे ऑफ लाइट है वो वास्तव में रियली में मीट नहीं करते हैं, दे जस्ट अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि वहां पर वो मिल रहे हैं। और यहां से जब आप आंख को रख के देखेंगे, मान लीजिए हमने एक यहां पर आंख रखा और यहां से आईज रखा और यहां से हम वस्तु को देख रहे हैं,
यहां से हम देख रहे हैं, तो यहां से हमें ना रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह फैलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है, एक ही पॉइंट से लगेगा कि यहां से जो रे ऑफ लाइट है, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर। यहीं से जो रे ऑफ लाइट है वो निकल के जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है ना। इसीलिए इस पॉइंट इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसमें ना ये वाला टेंशन नहीं है कि 2f2 किधर है, 2f1 किधर है। रीजन एक ही है, क्योंकि जिधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है इस साइड में, तो इसका जो फोकस है वो इसी साइड बनता है। f1 जो है इधर ही आपका फोकस हो रहा है, यहीं पे मिल रहा है, तो यही फोकस है, यही ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस साइड का जरूरत नहीं पड़ रहा है कि राइट साइड में, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में था कि नहीं इधर इधर 2f1 है तो इधर 2f2 है, इधर f1 है तो इधर f2 है, मतलब दोनों साइड जो है हम लोग ये लेते थे, मगर इधर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरह इमेज बना रहा है, रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड है, वो राइट साइड है, मतलब इधर में जो जो फोकल लेंथ है वो किधर है, राइट साइड में। और इसका जो फोकल लेंथ है ये वाला, ये जो फोकल लेंथ है ये किधर है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट आपने रखा है उधर ही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का जो इमेज बनाने का या जो फोकल लेंथ का पोजीशन है कि किधर रहता है, ये जरूर से जरूर याद रखिए, ठीक है। तो जो कि चूंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में कि जो रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक्चुअली में मीट नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके रिफ्रैक्टेड रेज को डॉट डॉट करके बढ़ाया जाता है तो एक पॉइंट पर आकर वो लगता है कि मिल रही है, दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल फोकस जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आइदर रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है, और दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, जो रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट से डाइवर्ज करेगी, फैलेगी, जैसा कि कॉन्केव लेंस के केस में आपने देखा। तो ये अक्सर नाम में भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, हाँ, जो कॉन्केव लेंस है उसे डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ड्यू टू देयर एक्शंस, कि वो कैसा काम करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस उसको कहते हैं। और जो कॉन्केव लेंस है वो ऐसा होता है कि जो रे ऑफ लाइट को ना डाइवर्ज कर देती है। आप देखिए, इस ये जो रे ऑफ लाइट है इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ये डाइवर्ज हो रही है। आप अगर गौर से देखिए तो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है। तो इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो है आगे की तरफ चलना है कि किस तरह से जो इमेज वगैरह है ये बनाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, हम लोग एक टॉपिक पे आ गए हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस। यही वजह है कि मैंने इसे पार्ट 3 में बताया है आप लोगों को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस किस तरह से इमेज को बनाता है। तो ये टैबुलर फॉर्म में दिया गया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है जो वो इमेज को बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और ये पोजीशन ऑफ द इमेज है कि कहां पर इमेज बनता है, और ये रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है। नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले, ये टेबल को करने के पहले इसका एक्चुअल में इमेज को देखते हैं कि वो कैसा होता है। इसके बाद हम वापस टेबल पे आएंगे, लेकिन इमेज को समझने के पहले कुछ रे डायग्राम्स हैं जो हमें जानना होगा। ये रे डायग्राम्स के ऊपर जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में भी दे दिए जाते हैं, और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी दे दिए जाते हैं। तो जो रे डायग्राम्स हैं वो जरूर से जरूर समझिएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने, आपने पहले कॉन्वेक्स जो मिरर का केस था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। 2 रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो एक्चुअली मीट करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब काटे, या फिर ऐसा लगे कि वो मिल रहे हैं, अपीयर टू मीट,
इन दोनों केसेस में ही इमेज बनेंगे, लेकिन मिनिमम 2 रेज लेके काम करना होगा, तब वो इजी होता है समझने में। एक ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो उससे हजारों हजार रे ऑफ लाइट आती है, लेकिन उतना हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि उस समय जब आप इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग केवल 2 रे लेके काम करते हैं। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला रूल क्या है, सारे रूल को हमें समझना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में, ये लेंस के लिए है, मतलब कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर एक रे ऑफ लाइट अगर आप देंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट पे आके मिल जाती है या उससे होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। यानी कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। द रे विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसके बाद अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस को अगर आप लेते हैं, तो कॉन्केव लेंस के केस में देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरह चली गई, जब इसको आप डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मिलती है। यानी कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, इस तरह से फैल रही है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से गुजरेगी, या तो फोकस से फैलती हुई प्रतीत होगी, या तो मिलेगी एक पॉइंट पर, आइदर दे विल मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, सिंपल ये याद रखिए। अब इसका 2 नंबर रे है, इसका ठीक उल्टा है कि अगर फोकस से लाइट को आपने भेजा, अगर कोई रे ऑफ लाइट को आप ओब्लिकली, तिरछा, फोकस से भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देख सकते हैं, यानी कि पहला वाला रूल का ये ऑपोजिट है। पहले हम लोग पैरेलल भेज रहे थे तो फोकस से जा रहा था, अब फोकस से भेज रहे हैं तो पैरेलल हो जा रहा है। जो इमर्जेंट रे है, जो रे निकलती है बाहर, जो जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन आ रही है, उसे हम इमर्जेंट रे भी कहते हैं, कि वो इमर्ज करेगी, है ना, तो वो पैरेलल इमर्ज करेगी। इसी तरह देखिए कि जो रे ऑफ लाइट है ना, कॉन्केव लेंस के केस में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, जो फोकस के तरफ डायरेक्टेड रहेगी, यानी कि उस दिशा में अगर जाएगी फोकस के तरफ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट रूल है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, ऑब्लिकली या जैसे भी, कैसे भी करके, अगर वो रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल अगर, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करे, ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करती है। ये जैसे जा रही थी वैसे चली गई, अनडेविएटेड, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, लेंस चाहे कोई भी हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो अनडेविएटेड रहती है, यानी कि द रिफ्रैक्टेड रे विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा। तो ये रूल हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग ये पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से इमेज को बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे जा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि जो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके डिफरेंट पोजीशंस पे कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहां पर इमेज बनता है, यही टॉपिक ज्यादा जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्लस सीबीएसई के क्लास 10 के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छा से समझना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखेंगे, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1 और ये फोकस का डबल होता है, इसलिए 2f1 या c1 दोनों भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये f2 है और इसे हम 2f2 या c2 भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसका रीजन ये है कि ये वाला पार्ट एक स्फीयर का, एक जो है स्फीयर का हिस्सा होता है। एक सेकेंड, मैं पेन लेके आता हूं। ये जो है एक स्फीयर का हिस्सा होता है ना।
ये वाला स्फीयर का एक हिस्सा है, इसीलिए ये सेंटर है, और ये वाला एक स्फीयर का हिस्सा है, इसीलिए ये C1 और ये C2 नाम देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग, अगर C1 है, ये C1 से अगर आप काफी दूर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर पेन नहीं चला पा रहा हूं, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे यानी कि इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेज जब रिफ्रैक्ट करेगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पर आकर मीट करेगी, और ये पॉइंट एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस होता है। तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए सन से आ रही है, सूर्य से, तो जो सन से रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट कर रही है, तो जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज बनता है। यानी कि यहाँ पर जो सन का जो इमेज है वो यहां पर बनेगा, और देख सकते हैं कि जब एक ही पॉइंट पे एकदम आकर के मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है जो इमेज है वो काफी छोटा बनेगा, काफी छोटा, है ना। और इतना छोटा ये रहेगा कि उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रहेगी। ब्राइटनेस इतनी ज्यादा रहेगी, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि बहुत सारी रे ऑफ लाइट आकर एक जगह पे फोकस कर जा रही है, तो इसीलिए ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी इमेज का, बहुत छोटा बनेगा, है ना, और रियल इमेज बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, रियल इमेज। क्यों? क्योंकि जो है एक्चुअली रे ऑफ लाइट आकर मिली है, पहला पोजीशन। दूसरा है, हम लोग ऑब्जेक्ट को ना धीरे धीरे लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इंफिनिटी पे था, इसके बाद जो पोजीशन है वो 2f1 से थोड़ा दूर पे ले जाएंगे। जब 2f1 से थोड़ा दूर पे ले जाएंगे तो देखिए हमें 2 रेज लेनी है। तो पहला रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो अनडेविएटेड रहती है। वो तीनों रूल याद रखिएगा, है ना, अनडेविएटेड रहती है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, एक ये और एक ये, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जिस पॉइंट पे मिलेगी वही इमेज बनेगा। तो यहां पे मिल रही है तो यहीं पे इमेज बनेगा। और ध्यान दीजिए कि इसका जो टॉप वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ बन रहा है ये, और जो ये वाला पॉइंट है यहां पर, यानी कि जो इसका जो टॉप पोजीशन है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, उल्टा बनेगा, यानी कि जो इमेज है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और ध्यान रखिए कि जब 2f1 से इधर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, 2f से दूर बोल सकते हैं या बियॉन्ड 2f1, ठीक है, जिसे बियॉन्ड C1 भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कि कैसा वहां देता है, 2f1 या C1 एक ही बात है। तो बियॉन्ड 2f1 अगर रखते हैं तो जो इमेज है वो f2 और 2f2 के बीच बनता है। f2 और 2f2 के बीच इधर कहीं भी बन सकता है वो। जो बनने वाला इमेज है आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा है ना, स्मॉल साइज का है, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, थर्ड पोजीशन जो है आप ये देख सकते हैं, थर्ड पोजीशन हम लोग ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और 2f1 पे ले जाते हैं, यानी कि C1 पे ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एकदम 2f1 पे रख दिया गया। तो पहला रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं जो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड रहेगी और यहां पे मिलेगी, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा। आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट लिया था लगभग उतना ही बड़ा सेम साइज का इमेज बना है, रियल और इन्वर्टेड है। और पोजीशन कहां पर है, 2f1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो 2f2 पे बना है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ सिचुएशन देखिए, फोर्थ सिचुएशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को और थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करते हैं, 2f1 और f1 के बीच लेते हैं। जब 2f1 और f1 के बीच हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो आप देख सकते हैं पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अनडेविएटेड, और यहां पर मिलेगी। तो जो इमेज है आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन जो बनने वाला इमेज है वो काफी बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा, और पोजीशन कहां पर है, 2f1 और f1 के बीच अगर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो 2f2 है उससे दूरी पे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको उसको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि किस तरह से इमेज बन रहा है। तो ये पहली बार हुआ है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज यहां पर बना रहा है, यानी कि मैग्नीफाइड है, ठीक है, बड़ा इमेज बना रहा है। अब दो पोजीशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है,
एक है कि जब हम राइट साइड और शिफ्ट करें ऑब्जेक्ट को तो ये फोकस पे रख रहे हैं, यानी कि F1 पे अगर रख देंगे तो जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इस तरह अनडेविएटेड होकर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है, एक ये वाली और ये वाली, दोनों पैरेलल चली जा रही है। दोनों जो है कभी मिलने का चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पैरेलल रेज है वो इंफिनिटी में जाकर मिल जाती है, तो हो सकता है इंफिनिटी में जाकर इमेज बनेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम वही मान के चलेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल निकल जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स लेंस के केस में आता है वो है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यानी F1 के बीच रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखा जाता है तो इससे रे ऑफ लाइट एक पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी। आप देख सकते हैं ये जो रे ऑफ लाइट है एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच में ना गैप बढ़ता जा रहा है। ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है ना, दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, तो कोई चांसेस नहीं है इवन इंफिनिटी पे भी जाकर ये नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको डॉट डॉट पीछे की तरफ करके बढ़ाते हैं, तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। और यहीं पर ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनता है, और देख सकते हैं कि जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, और वस्तु से काफी बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट है उससे काफी बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड है। तो आपने देखा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, अदरवाइज ये हमेशा रियल इमेज ही बनाता था। टोटल 6 सिचुएशन है, 6 सिचुएशन में केवल जो 6th सिचुएशन है, यानी कि एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रख रहे हैं। जो बनने वाला इमेज है, आप देख सकते हैं जो भी इमेज इधर बना था वो राइट साइड बना था, ऑब्जेक्ट को इधर रखे थे, इमेज उसका उस साइड बन रहा था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जिधर ऑब्जेक्ट को रखे हैं हम लोगों ने उसी साइड में इमेज बना है। बनने वाला इमेज काफी बड़ा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इसका यूज हम लोग एज ए मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज करते हैं, किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इन सिचुएशनों में ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां होती है, जब पूछा जाता है कि मैग्नीफाइड इमेज बनाती है। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने का मतलब दो सिचुएशन है। एक तो कब, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तब भी मैग्नीफाइड बन रहा है ना, इस साइड में बन रहा है। और एक सिचुएशन आपने ये देखा कि यहां भी तो मैग्नीफाइड बन रहा था, ये वाला सिचुएशन जब F1 और 2F1 के बीच रख रहे हैं, तो यहां भी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है और देखिए जो इमेज है वो इतना बड़ा है, यहां भी मैग्नीफाइड है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इस वाले केस में ये रियल इमेज है और उस वाले केस में वो वर्चुअल इमेज था जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखते हैं। तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि जो इमेज बन रहा है ना वो कैसा है, वो रियल और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, तब ये सिचुएशन होगा F1 और 2F1 के बीच। और अगर ये कहता है कि नहीं, जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, तब हम लोग समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब इसका एक छोटा सा आपको ट्रिक देते हैं याद रखने के लिए कि कैसे याद रखेंगे कि कहां पर कौन सा इमेज बन रहा है। इसके लिए आप थोड़ा सा ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना वो C1 और C2 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। 2F1 और 2F2 इससे ज्यादा, ये जो लेंथ है ना 2F1 और F1, 2F1 और F1 इससे ज्यादा लेंथ जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज का नहीं होगा। ठीक है, तो जरा सा सोचिए कि आप अगर 2F1 से पहले रख देंगे ऑब्जेक्ट को, 2F1 से थोड़ा पहले रखे हैं आपने, तो जो इमेज है वो 2F2 से थोड़ा पहले बनेगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना मेंटेन रहेगा? 2F1 और 2F2 के बीच रहेगा। 2F1 और 2F2 के बराबर होगा, यही लेंथ हमेशा मेंटेन होगा। मतलब तो आप सोच के देखिए कि अगर आप 2F1 से थोड़ा पहले रख रहे हैं तो जो इमेज है वो 2F2 से पहले बनेगा कि नहीं? तभी तो लेंथ मेंटेन रहेगा ना। आप इधर घसका दिए है ना, आपने इधर ऑब्जेक्ट को घसकाया तो इमेज भी इधर घसकेगा थोड़ा सा। यही चीज है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा 2F1 और 2F2 के बीच।
तो आप बिल्कुल आंख बंद करके याद कर सकते हैं कि आप 2f1 के पहले रखे हैं। आपने कहां रखा है? 2f1 के पहले। तो जो इमेज बनेगा 2f2 के पहले बनेगा। तो 2f2 के पहले तो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? f2 और 2f2 के बीच लिखते हैं। जब भी हम लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि f2 और 2f2 के बीच। लेकिन इमेजिनेशन हम करेंगे वो कैसे करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पहले रखा है, तो जो इमेज है मतलब हमने इधर घसकाया है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो जो इमेज बनेगा वो भी इधर घसक जाएगा, थोड़ा सा साइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2f2 से पहले बनेगा। अभी और एक देखिए तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए 2f1 पे रखिएगा तो 2f2 पे बनेगा, क्योंकि आप ये रूल जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2f1 और 2f2 इससे ज्यादा नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो आप अगर 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा, एग्जैक्टली वही बनेगा। अब देखिए ये वाला इमेज, अगर आप 2f1 से थोड़ा इधर कर देंगे तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए जो इमेज है वो भी 2f2 से दूर बनेगी। जितना दूर आप इधर घसका देंगे ये भी 2f2 से दूर बनेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप f1 और 2f1 के बीच अगर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2f2 बनेगा, 2f2 से दूर बनेगा। लेकिन आपको अगर ध्यान रखना है ना तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं कि जितना 2f1 से आप इधर अगर घसकाए हैं तो 2f2 से उधर वो बनेगा। बस आप इसी को अब समझ लीजिए कि 2f1 और f1 के बीच अगर रखते हैं तो 2f2 से दूर बनेगा, बनने वाला इमेज रियल और मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो ये जो 6 सिचुएशन है दोस्तों, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपका ये है। ऐसे तो वो भी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब जो है बनने वाला जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड में इमेज बनता है, हाँ, और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं फिर से जो है स्क्रीन छोड़ रहा हूं और आपको यहां से पढ़ा रहा हूं ताकि टेबल वगैरह जो है वो मैं अच्छा से आप लोगों को बता पाऊं। ये रहा, अब हम लोग टेबल पे वापस आते हैं दोस्तों। अच्छा, एक बार मैं यहां पर भी एक बार आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वहां पे मैं लिख नहीं पा रहा था, तो यहां भी एक बार बता दूं। तो जब इंफिनिटी पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये इंफिनिटी है, अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, तो जानते हैं आपकी इंफिनिटी से जो चलने वाली किरणें हैं वो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल होती है, और पैरेलल होने के कारण आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है जिसे फोकस कहते हैं। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, है ना, काफी छोटा होगा और रियल इमेज बनेगा, है ना। अगर आप 2f1 से थोड़ा दूर रखेंगे तो इसका इमेज f2 और 2f2 के बीच बनेगा। रीजन क्या है मैंने ये बताया आपको अभी, एज ए ट्रिक आपको यही बताया कि आप अगर 2f1 से दूर रखे हैं ना, जितना इस साइड रखे हैं, तो ये इसी तरह इसी को मेंटेन करेगा ये कि 2f2 से बराबर, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो 2f1 और 2f2 से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर आप बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2f1 पे रखेंगे एग्जैक्टली 2f2 पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी तरह 2f1 और f1 के बीच अगर रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने किधर घसकाया है, 2f1 से इधर घसकाया है, तो जो इमेज है वो भी 2f2 से थोड़ा घसक जाएगा, क्योंकि तभी तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगी ना दोनों के बीच। ठीक है, तो इस तरह से जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f2 बनेगा, बनने वाला इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ये ध्यान रखिएगा कि ये मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, लेकिन फर्क इतना ही है कि ये रियल है। अभी अभी जो आप देखेंगे ये भी आपका मैग्नीफाइड इमेज है मगर वर्चुअल है। जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, और ये इमेज उसी साइड में बनता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी होती है। अगर ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड में रखा है मिरर का, सॉरी लेंस का, तो इसी साइड में जो है इमेज बन रहा है, और जब फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। ये तो सिंपल है। तो इसी को एक टैबुलर फॉर्म में यहां पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे जरूर से जरूर आप याद रखिएगा।
लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे आप। इमेजिनेशन करके रखिए कि कहां पे क्या बनता है, उसी से काम हो जाएगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इंफिनिटी पे रखेंगे, तो इसका जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। जब आप फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। मैं इसे 1 नंबर दे दे रहा हूं, इसे 1 नंबर दे दे रहा हूं। इसका मतलब है एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो याद रखना आसानी होगा कि जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, जब फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा कलर का पेन लेते हैं। जब बियॉन्ड 2f1, जब बियॉन्ड 2f1 यानी कि 2f1 से दूर रखेंगे तो जो इमेज है वो f2 और 2f2 के बीच बनेगा, ठीक है, बिटवीन बनेगा। और अगर अगर आपने जो है अगर आपने बिटवीन f1 और 2f1 के बीच रखा तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा। ये भी आप इसको 2 नंबर दे सकते हैं, ये 2 नंबर है। देखिए एक दूसरे का अपोजिट है। टेबल के फॉर्म में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बियॉन्ड 2f1, अगर 2f1 से दूर रखेंगे बियॉन्ड, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन f2 और 2f2। और अगर f1 और 2f1 के बीच अगर रखा आपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f2 बनेगा। तो बिल्कुल जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, याद रखने में आसानी होगी। इस वाले केस में ध्यान रखना है एनलार्ज्ड बनता है और इस वाले केस में डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। और अगर आपने 2f1 पे रखा तो ये स्पेशल केस है। अगर आपने 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो इसका इमेज 2f2 पे बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और लास्ट वाला जो है यूनिक केस है, यानी कि ये भी एक अलग केस है जिसको कि हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये अलग केस ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं यानी f1 के बीच, तो इमेज किधर बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखी होती है। और एनलार्ज्ड बनता है यानी कि मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि एनलार्ज्ड यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यानी कि जब हम बिटवीन f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो भी एनलार्ज्ड बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस समय ये रियल और इन्वर्टेड होता है। और जब f1 और o के बीच रखते हैं तो भी एनलार्ज बनता है, लेकिन ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें ये एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, लेकिन पहले वाले केस में ये रियल और इन्वर्टेड होता है। लेकिन जो बाद वाला केस है यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच रखते हैं तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं ना, इसे कभी कभी ऑप्शन में बहुत काम आता है, विद इन फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, देखिए फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। तो विद इन फोकल लेंथ हम जब रखते हैं तो भी यही सिचुएशन होगा, केवल तरीका बदल दिया गया है कि विद इन फोकल लेंथ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टेबल जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखिए, लेकिन रटना नहीं है। आप डायग्राम्स को देखिए, वहां समझिए, समझने के बाद फिर टेबल में आइए और इस तरह से तरीका से याद करिए तो वो इजीली याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से कॉनकेव लेंस जो है इमेज को बनाता है। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल एक ही सिचुएशन है कि जब हम लोग इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पे बनता है। और जब फोकस और इंफिनिटी इसके बीच हम कहीं भी रख देंगे, मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी इसके बीच कहीं भी रख देंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी और फोकस के बीच कहीं भी रख दीजिए, यहां पर रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, जहां कहीं भी आप रख दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख देंगे, इसका इमेज इस तरह से बनेगा। और वो हम लोगों को ध्यान रखना है, उसका इमेज जो है, ये आप एक रे ऑफ लाइट आपने लिया पैरेलल, तो ये रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने से फोकस पे मिलेगी। इसी तरह से अगर ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट जाएगी तो अनडेविएटेडली पार करेगी। तो एक रे ऑफ लाइट ये रहा और एक ये रे ऑफ लाइट, तो ये दोनों यहां पर मिलेगी, है ना। तो इस तरह से जो इमेज है आप देख रहे हैं कि छोटा बन रहा है, मतलब डिमिनिश्ड है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि आपने कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपने देखा था ऐसा, कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा आप चाहे पोल और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे
ठीक है, तो उसका इमेज कैसे बनता था मिरर, आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि जो इमेज बनता था वो वर्चुअल और इरेक्ट होता था और छोटा बनता था। इसी प्रॉपर्टी का तो यूज हम लोग साइड व्यू मिरर में यूज करते थे, है ना, ध्यान रहेगा आपको। तो यानी कि बिल्कुल ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपका कैसा मिरर है, ये है लेंस, है कॉनकेव लेंस। तो यानी कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल किससे मिलजुल रही है, डायग्राम बनाने के केस में कॉन्वेक्स मिरर से मिल रही है। इसीलिए ध्यान रहे कि अगर आप इस तरह से अगर याद रखेंगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगी कि जो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज का प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है, तो बस साइड व्यू मिरर वाला प्रॉपर्टी याद रखिए कि जो साइड व्यू मिरर में हम लोग यूज करते हैं वो तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का कारण क्या पढ़ा था हमने, कि ये हमेशा जो है आप चाहे पोल और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे तो इससे इमेज जो बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस की भी है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब देखिए यहां पर ये चीज देखिए कि जो यहां पर जो आपने 6 प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और जरा सा कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टी को याद रखिए। कॉनकेव मिरर, ये जो कॉनकेव मिरर है इसके प्रॉपर्टीज को जरा सा देखिए, दोनों के टेबल्स को लेके घर में अच्छा से बैठ के देखिए कि ये है फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। जरा सा उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़िए दोस्तों, तो देखिएगा कि जो जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का था, कॉनकेव मिरर का जो इमेज बनाने का प्रॉपर्टी था कॉनकेव मिरर का, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस का है। तो मैं आपको ये एक ये करके बता दूं ट्रिक के तौर पर कि मिरर और लेंस अपोजिट होते हैं, मिरर और लेंस अपोजिट होते हैं, यानी कि जो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी होगा वही कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा उसमें भी 6 सिचुएशन होते थे और जो 6 सिचुएशन होता था जब पोल और फोकस के बीच रखते थे तो जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता था, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में फर्क एक आप जरूर देख पाएंगे और वो ये होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप देख रहे हैं कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, लेकिन जो कॉनकेव मिरर था ना उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है लेकिन बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, मैं आपको वो डायग्राम जरूर दिखाना चाहूंगा जब इतना इंटरेस्टिंग है तो, क्योंकि याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये ये देखिएगा वो किधर बनता है दोस्तों, बिहाइंड द मिरर बनता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे, चीज़ें जो है याद रहे, ऐसा ना हो कि जो है आपने पढ़ा और भूल जाए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। जब पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं तो जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है और मैग्नीफाइड भी है, लेकिन जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड यानी कि मिरर के ऑपोजिट साइड में इमेज बन रहा है। जिधर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उधर नहीं बना है, उसके ऑपोजिट साइड में बन रहा है कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हो रहा है कि नहीं, जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं आप उसी साइड में बन रहा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बना हुआ है। ठीक, अब आपको लगभग ये जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर न्यूमेरिकल का जो है लेंस अधूरा है। अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से, ये जो 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपका जो है हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने मिरर इक्वेशन पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, उसी तरह से लेंस इक्वेशन होता है, लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन कहते हैं 1/v - 1/u। ये ध्यान रखिए कि यहां पे माइनस है, बस एक ही फर्क है कि इसमें ये माइनस होता है। ठीक है, 1/v - 1/u = 1/f, ये है मिरर लेंस फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला में भी जिस तरह से उसमें मैग्निफिकेशन हमने देखा था मिरर में, यहां भी होता है।
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश बाय h। इसका और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो है v बाय u। तो याद रखिएगा मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन था वो माइनस v बाय u था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, माइनस था। ये है मिरर के केस में, मिरर के केस में ये गलती नहीं करना है साइन को। और यही जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो हो जाता है v बाय यू लेंस के केस में, लेंस के केस में। तो आपको कैसे याद रहेगी, देखिए आपने अभी अभी लेंस इक्वेशन देखा, लेंस इक्वेशन में देख रहे हैं कि उसमें प्लस था तो इसमें माइनस हो जा रहा है, ठीक है, मिरर में प्लस था तो लेंस में माइनस। अब आइए, मिरर में माइनस था तो लेंस में प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिरर में माइनस था और लेंस में प्लस हो गया, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो साइन का भी अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो जो मिरर में आपने देखा वो लेंस में अपोजिट हो जाएगा। अगर मिरर इक्वेशन में 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू था तो इसमें 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर m का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस भी बाई यू था मिरर में तो इसमें भी बाई यू हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, हम लोगों को काम आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, एग्जाम्पल इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये दो न्यूमेरिकल को के ऊपर जो कॉन्सेप्ट यहां दिया गया है वो अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल को बना पाइएगा, ये जरूर से इसलिए ध्यान रखिए। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जरूरी है, एक बार बता दूं मैं आपको साइन कन्वेंशन। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी है साइन लेने में। मैंने पहले ही बताया है कि एक रे डायग्राम आपको बनाना है, रे डायग्राम आप बना लीजिएगा, साइन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे कि एक हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए को लिया, तो जो साइन कन्वेंशन है कार्टेशियन कोसाइन, आपको पता ही है कि बिल्कुल वो ग्राफ के तरह है। आप राइट साइड मेजर कर रहे हैं प्लस ले लीजिए, लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं माइनस ले लीजिए, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं प्लस, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं माइनस, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर ऐसे देखें तो आप ये कर सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, जैसे ग्राफ में होता है, ठीक है। तो आप अगर राइट साइड अगर मेजर करेंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो माइनस होगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो प्लस, एक्स एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब इसी रूल को आप दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे, जो ऑब्जेक्ट से निकलकर जा रही है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप मेजर करेंगे तो प्लस लेना होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो माइनस लेना होगा। अगर ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो प्लस, नीचे की तरफ माइनस अगर मेजर करेंगे एक्स एक्सिस का तो माइनस। यही है। तो जो रूल आप या तो ग्राफ का रूल यूज कीजिए या फिर इंसिडेंट रे वाला तरीका यूज कीजिए, दोनों सेम है, दोनों से ही आपका साइन जो है सेम आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग u, v और f देखें कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसे लिया जाता है और क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसा होता है और क्या लिया जाता है, तो आप देख लीजिए ये आपका ये रहा फोकस, ठीक है। और जो भी मेजरमेंट करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, जैसे कि मिरर के केस में पोल से करते थे, यहां पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो ये रहा फोकस। तो आप देखिए कि आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जा रहे हैं, यानी कि जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उधर ही जा रहे हैं, तो इसका F पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए ये हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट को मापेंगे तो जिधर रे ऑफ लाइट जा रही है उसके अपोजिट जाना पड़ रहा है, इसलिए जो U है वो माइनस हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस, इमेज हमेशा इधर ही बनता है इसका, तो ये भी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड आप जा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उधर ही मेजर कर रहे हैं, जैसा आप समझे, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? ये 5 सिचुएशंस में होगा, 5 सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल होगा, 5 सिचुएशंस में। लेकिन जो 6th सिचुएशन है ये वाला, इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, ये भी माइनस, और जो इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि इमेज भी इधर ही बन जा रहा है, तो ये भी माइनस, और जो F है ये तो हमेशा इधर ही रहता है, ठीक है, तो ये F प्लस होगा। तो ये 6 सिचुएशन है जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, उस केस में आपको U, V और F ऐसे लेना है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कि कब कौन सा लेना है,
इसके लिए बेहतर है कि आप एक छोटा सा रे डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद यू भी और एफ को ले लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग कॉन्केव लेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लेफ्ट साइड ही रहता है, तो यू आपका नेगेटिव हो गया। भी, ये भी हमेशा इसी साइड में बनता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। एफ, ये भी हमेशा इसी साइड में ही रहेगा, तो ये भी नेगेटिव। यानी कि यू, भी और एफ सारा नेगेटिव होता है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर ये जो प्रॉपर्टीज हैं साइन लेने का वो ध्यान रखिए, तभी आपको न्यूमेरिकल बनाने में इजी रहेगा। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये कम से कम इतना ध्यान रखिए कि इमेज कौन कैसे बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाता है, कॉन्केव लेंस कैसे बनाता है, खाली इतना ध्यान रखिए, बाकी साइन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। पहले ही बता दिया गया है कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या सजेस्ट किया आपको कि एक छोटा सा आप रे डायग्राम बना लीजिए। जब भी कॉन्केव लेंस बनाते हैं तो हम राइट साइड वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि राइट साइड का फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उधर का तो यूज होता ही नहीं है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक है, ये F1, ठीक है, और ये F2, ठीक है, जिसे आप सॉरी F1 और 2F1, सॉरी F1 और 2F1, नॉट F2। F2 कर देंगे तो वो राइट साइड वाला हो जाता है। F1 2F1, इसे आप C1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो कॉन्केव जो लेंस है वो इमेज कैसे बनाता है? जो कॉन्केव लेंस है वो इमेज तो हमेशा जो आपने देखा कि वो जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनाता है। तो मान लीजिए यहां पर ये इमेज बनाएगा, और ये कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है, हमेशा हर हाल में यही होता है। अब हम तुरंत जो है यू, भी, एफ और ले लेंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, तो जो रे ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में जाती है, तो आप अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ की बात करें ये वाला, तो ये भी फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेज की बात करें तो ये इमेज है v, इमेज डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो तीनों नेगेटिव है। अब आइए जो जो दिया है वो हम लोग ले लेंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये हम लोगों का हो गया 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि भी आपको निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये जो इमेज है, डिस्टेंस है, ये दे दिया है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, यू निकालना है, और इमेज कहां बन रहा है? बोल रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रहा है। ये इमेज डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं लेंस इक्वेशन 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, हमें निकालना क्या है? यू। तो हम क्या करेंगे? यू को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो हमें इजी होगी थोड़ा। 1 बाय यू, क्योंकि माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 बाय भी का है -10, साइन के साथ आपको पुट करना है वैल्यू, ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ पुट करना है। एफ का वैल्यू क्या है? -15 इक्वल टू 1 बाय यू। ठीक है दोस्तों, साइन के साथ पुट करना है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जरा सा देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1 बाय 10, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय 15 इक्वल टू 1 बाय यू। 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30, -3, 15 2 जा 30। ठीक है, माइनस का साइन ज्यादा है, -1 बाय 30 इक्वल टू 1 बाय एफ। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपका 1 बाय एफ का वैल्यू है। अगर आप एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो एफ कर दिया हमने, यू है ये, सॉरी दोस्तों, ये यू है, ये यू है ना। यू का वैल्यू निकलेगा, ये 1 बाय यू है, ये यू है, ये यू है। यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो इमेज है वो 30 ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है
वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा आपको ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, यहां पर रखना होगा। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि आपको लेफ्ट साइड में रखना है, इधर रखना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल में जब हम साइन के साथ डेटा को पुट करते हैं तो जो उसका आउटपुट आता है, जो आंसर आता है, वो भी एग्जैक्ट आंसर आता है, विथ साइन आता है कि हाँ किधर बनेगा, ये भी बता दे रहा है ना, ये चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पे बनेगा, हो जाएगा। अब है मैग्निफिकेशन बोल रहा है, क्या होगा इसका, ठीक है। तो आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केस में, v बाई यू होता है, माइनस मत कर दीजिएगा, है ना, v बाई यू। तो v कितना है, -10 पुट कर दीजिएगा, और u अभी अभी आपका कितना आया, -30, ये पुट कर दिए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30, ये भी कट जाएगा, यानी 1/3। यानी कि जो इमेज बन रहा है दोस्तों वो छोटा बन रहा है, 1/3। 1/3 क्या बता रहा है, 1/3, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये 1/3 है ना। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट आकर 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट कितना होगा, 30 का 1/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1/3 बनेगा, यानी कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है दोस्तों m का साइन से। m का जो वैल्यू आया है वो प्लस आया है, +1/3 है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। ये जो प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन आपको बताता है m का कि ये वर्चुअल और इरेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, हमने मिरर वाले इक्वेशन में भी आपको बताया था, वर्चुअल और इरेक्ट है। और ये 1/3 बता रहा है कि छोटा बन रहा है, यानी कि डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग का क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens of focal length 10 centimeter. ध्यान रखिए कि convex lens है। The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Distance of the object आपको दे दिया है 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. सबसे पहले देखिए कि आपको बोल रहा है कि ये convex lens है, तो हम convex lens एक छोटा सा बनाएंगे। मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप जो है ऑलवेज एक डायग्राम बना लिया कीजिए, रे डायग्राम, इसके बाद यू भी और एफ लीजिए, कोई कभी गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें दोनों साइड में दिखाना होगा, F2 2F2, ठीक है। अब आते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, ऐसा नहीं कि यहां पे, कहीं भी रख दीजिए। प्रिंसिपल फोकस बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस में रखा गया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ को दे दिया 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम साइन ले कि कौन कौन सा साइन होगा। तो देखिए इसका फोकल लेंथ होता है ये वाला, ठीक है, इसका एफ होता है ये, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हो गया ये, यानी कि ये हो गया इसका यू, ठीक है। और इमेज हमेशा किधर बनता है, तो इमेज का तो हमें पता नहीं है, फिर भी हम लोग जो है अभी फिलहाल भी का डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है उसको 15 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है, यानी कि जो एफ है वो 10 है। एफ कितना है दोस्तों, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं पहले साइन लिखता हूं, इसके बाद मैं बनाता हूं, मेरा नियम यही है, तभी हम लोग करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो u बोला गया है क्या कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखिए कि हम लोग लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं, है ना, रे ऑफ लाइट इधर जाती है और हमें इधर मेजर करना पड़ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो u नेगेटिव हो जाएगा। f f देखिए जिधर रे ऑफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में हमें मेजर करना पड़ रहा है, तो f आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, u f। और v के बारे में देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग पहले बिठा दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 और जो फोकल लेंथ है वो आपका 10 है, 10 बिठा दीजिए। v हमें नहीं पता, पहले v निकाल लीजिए, मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशन यूज करिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें क्या निकालना है दोस्तों, v निकालना है, 1/f प्लस 1/u। वैल्यू को पुट करिएगा विथ साइन, तो f का वैल्यू है 10,
और u का वैल्यू है -15, जो है वही बिठाइएगा, माइनस है तो माइनस बिठाइएगा, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो प्लस और माइनस है ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके माइनस बना देगा, ये जो प्लस और ये माइनस है क्या हो जाएगा, -1/15, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा 30 -15 2 जा 30, यानी कि 1/30। तो ये जो v आ रहा है ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर, और साइन कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस है, कोई साइन अगर नहीं दिया हुआ है मतलब प्लस साइन है। तो प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज कुछ इधर बनेगा, जो इमेज बनेगा वो इस साइड में बनेगा कहीं, है ना, 30 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा राइट साइड में। तो ये प्लस साइन यही बता रहा है कि इस साइड में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बता रहा है उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर का पता हमें m से चलता है, m इक्वल टू v/u। v कितना आया है 30, यानी कि +30 हम लिख देते हैं, साइन के साथ ही पुट करिएगा तो अच्छा रहेगा। और u आपका कितना है, u है -15, -15 पुट कर दीजिए, ठीक है। कटा दीजिएगा तो माइनस का प्लस से डिवाइड करिएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -2 आ रहा है। तो ये m का वैल्यू आ रहा है -2। ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, ये माइनस साइन बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है, और जाहिर सी बात है कि अगर इन्वर्टेड है तो रियल इमेज होगा, तो रियल और इन्वर्टेड है। और 2 बता रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 टाइम्स है, मैग्निफिकेशन कितना है 2 टाइम्स, यानी कि जो इमेज है वो डबल साइज का बना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पोजीशन कहां पे बन रहा है 30 सेंटीमीटर राइट साइड में बन रहा है, साइज कैसा है डबल है, उसका नेचर कैसा है तो रियल और इन्वर्टेड है। जब भी नेचर की बात करें कि नेचर क्या है इमेज का, एम का वैल्यू जरूर निकालिए, इसमें जो साइन होगा, जो साइन आता है वो आपको उसका नेचर बताता है। ये जो एम का साइन है इट टेल्स अस द नेचर ऑफ द इमेज, और जो ये फिगर है, जो यहां पर जो अंक है, जो डिजिट है, वो बताता है उसका मैग्निफिकेशन, कि वो कितना गुना बड़ा या छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसी तरह से पहले एक रे डायग्राम बनाइएगा, यू भी और एफ का साइन लिखिएगा सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है। अगर साइन आपका करेक्ट है तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो साइन लिखिएगा, इसके बाद वैल्यू को पुट कीजिएगा। कोई दो चीज दिया रहता है तो आप लेंस इक्वेशन का यूज करके एक चीज निकाल लीजिएगा, जैसे यू भी एफ में आपको एफ और यू दे दिया तो भी निकाल लीजिए, आपको भी और एफ दे दिया तो यू निकाल लीजिए, आपको यू भी दे दिया तो एफ निकाल लीजिए, मतलब तीन में से कोई दो आपको प्रोवाइड कर देगा, एक निकाल लीजिएगा, एक निकल जाएगा। इसके बाद आपको जैसा पूछा गया है नेचर, मैग्निफिकेशन या फिर ये, तो आप एम का वैल्यू निकाल लीजिए। एम में जो साइन होता है वो नेचर बताता है, ठीक है ना, कि इमेज का नेचर कैसा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, जिस तरह से आपने पावर ऑफ द मिरर पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से पावर ऑफ द लेंस है। पावर ऑफ द लेंस में क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। कोई भी रे ऑफ लाइट को जब आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस से भेजेंगे, आप फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस को ज्यादा ध्यान में रखिए, कि जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जब हम रे ऑफ लाइट को भेजते हैं, जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट जब जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट करने के बाद ये कितना दूर जाके मिलती है, यहां जाके मिलेगी, ठीक है। या फिर एक और कॉन्केव लेंस बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, सॉरी, कि यहां जाके मिलेगी। जरा से देखिए दोनों ही डायग्राम्स में फर्क क्या है। इसमें देखिए जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि ये तो फोकस होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, F2 होता है ना, फोकल लेंथ। तो इसमें देखिए फोकल लेंथ ज्यादा है, ये F2 है। इसमें देखिए फोकल लेंथ कम है, F का वैल्यू कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप ये कह सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ,
तो उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये क्लियर कर लीजिए। लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। हाँ, तो क्या था कि आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ अगर बढ़ जा रहा है, फोकल लेंथ अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो डेविएशन है रे का, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? फोकल लेंथ के ऊपर। अगर फोकल लेंथ कम है, ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम है जैसे कि इसमें, तो देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो ज्यादा डेविएट कर रही है, अपने अपने पाथ से ज्यादा डेविएट कर रही है, और डेविएट करके एक पॉइंट पर आकर यहां मिल जा रही है। यानी कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का, हम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस एग्जांपल पे लिए हैं तो कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकल लेंथ कम हो जा रहा है तो जो रे ऑफ लाइट है वो ज्यादा डेविएट कर रही है और एक पॉइंट पे आके मिल जा रही है। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा हो जा रहा है तो डेविएशन कम हो जा रहा है। देखिए रे ऑफ लाइट जा रही थी, डेविएशन कम है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा दूर में जाकर मीट कर रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, फोकल लेंथ अगर कम तो डेविएशन ज्यादा, और फोकल लेंथ अगर ज्यादा तो डेविएशन कम, यानी कि जो रे ऑफ लाइट जा रही है उसका डेविएशन वो सामने कन्वर्ज करेगी या दूर में जाकर कन्वर्ज करेगी, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? फोकल लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो इसी को हम लोग ना बोलते हैं कि लेंस का पावर कितना है। अगर लेंस का पावर अगर ज्यादा है, कोई भी लेंस का अगर पावर ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो रे ऑफ लाइट को ज्यादा डेविएट करेगी, और ज्यादा डेविएट करेगी यानी कि फोकल लेंथ कम होगा। अगर किसी लेंस का पावर कम है तो इसका मतलब है कि वो डेविएशन भी कम करेगी। अगर डेविएशन को कम करती है तो इसका मतलब है फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो पावर ऑफ लेंस है और जो फोकल लेंथ है उसमें कैसा रिलेशन है? उसमें इनवर्स रिलेशन है, P इज इक्वल टू 1/f। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ द लेंस है और जो फोकस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगा। ठीक है, ये है। तो कितना जो रे ऑफ लाइट कितना बेंड करेगी, कितना डेविएट करेगी, ये डिपेंड करता है उसके पावर पे। अगर पावर ज्यादा है, ठीक है, तो डेविएशन ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा, ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, और यही चीज कॉन्केव लेंस के केस में क्या हो जाएगा कि डाइवर्ज करेगी। इसमें कन्वर्ज कर रही थी, है ना, रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होती है? पैरेलल रे ऑफ लाइट जाने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है ना, कोई भी पैरेलल रे ऑफ जाएगी तो आफ्टर कन्वर्ज करती है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज, और कॉन्केव लेंस के केस में क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। आप रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, द पावर ऑफ द लेंस। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर ऑफ द लेंस को हम लोग, उसका SI यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर में एक्सप्रेस करते हैं, जनरली D लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। और जो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्केव लेंस का पावर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या देखा, अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो ये इसका F2 है। आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं तो इससे जो रे ऑफ लाइट जाती है वो इस तरह से जाती है। तो ये इसका फोकस है ना, इसका फोकस कौन है? यही है ना, ये वाला इसका फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ है। तो आप क्या जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जिधर जाती है उधर ही आपको मेजर करना होता है। यानी F इसका क्या होता है दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस का F क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए बोला गया है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, वो रटते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो F के साइन पे ही, F का ही साइन डिसाइड करेगा P को, पावर को।
तो एफ अगर पॉजिटिव है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो कॉन्केव लेंस वाला था उसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। इसमें आपने क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं भी रखते हैं, उसका जो इमेज है इसका तो सबसे पहले जो फोकस होता है वो इस साइड होता है, हमें तो फोकस से ही मतलब है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरफ जाती है, लेकिन फोकस हम किधर मापते हैं, इस साइड मापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो एफ इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो चूंकि कॉन्वेक्स लेंस का एफ नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका पावर भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आपको आया कि पावर ऑफ किसी लेंस का पावर +2D है, तो सबसे पहला बात कि ये प्लस साइन बताता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और 2 क्या बताता है, यहां से हम एफ निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अच्छा से देखिएगा, लास्ट हम लोग अब एकदम जो है अंतिम में आ चुके हैं। तो पावर ऑफ द लेंस हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/f। अब देखिए P का वैल्यू आपको दे दिया +2D, तो हम यहां बिठा देंगे +2 1/f। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो फोकल लेंथ का जो लेंथ लिया जाता है वो मीटर में लिया जाता है, तभी वो डी में डायोप्टर में आता है, क्योंकि जो डायोप्टर का यूनिट है वो 1/मीटर होता है। डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। यानी कि जो यहां पर अगर डायोप्टर में कोई चीज दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो मीटर में है, वहां पर एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू किस में है, मीटर में है। तो हम लोग यहां पर +2 इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी हम अच्छा से जो भी करेंगे दोस्तों एकदम बिल्कुल अच्छा से करेंगे, आप लोगों को समझना है बस। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। अब f इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में है। अब देखिए ये इतना ना मीटर है, ये फोकल लेंथ क्या है, मीटर में है। इसी को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि 250, यानी कि 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर, ये प्लस 50 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ। यानी कि आपको कभी कभी क्या किया जाता है, डायोप्टर दे दिया जाता है पावर, और आपसे पूछा जाता है फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा। कभी कभी फोकल लेंथ दे देगा और डायोप्टर पूछेगा कि इसका पावर क्या है, तो आइए हम यहां पर, क्योंकि स्पेस है तो आपको यहां पे बता देते हैं। मान लीजिए कि आपको फोकल लेंथ ही बता दिया, ठीक है, फोकल लेंथ बता दिया कि प्लस जो है 50 सेंटीमीटर है पावर, तो इसका इसका पावर क्या होगा डायोप्टर में, तो आप लिखिएगा, आप जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f, तो यहां लिखिएगा 1/f, f का वैल्यू कितना दिया, +50, लेकिन ध्यान रखिए कि ये मीटर में है। ठीक है, ये जो लिखते हैं ये क्या है, ये जो f का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो किस में होता है दोस्तों, मीटर में होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो f का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको क्या कीजिए, मीटर में बदल दीजिए, 100 से डिवाइड करके, तो ये कटा दीजिए, तो क्या हो रहा है, +1/2 मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f का वैल्यू को पुट करेंगे +1/2, तो 1/1 इंटू क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही आएगा, तो इस तरह से +2। ये जो p का वैल्यू आ रहा है ये हमेशा किस में आएगा, डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर, क्यों डायोप्टर में आ रहा है, क्योंकि f का जो वैल्यू है वो आपने मीटर में लिया है, f का वैल्यू को मीटर में लेना है तो डायोप्टर में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी अगर पावर दे दिया और आपको फोकल लेंथ निकालना है, जैसे कि एक और लास्ट बता देते हैं कि अगर आपको पावर दे दिया कि -2.5D है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मान लीजिए एग्जाम में आया है, तो हम लिखेंगे, एक बार फिर से आपको बताया ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, P इज इक्वल टू 1/f, पावर कितना दिया, -2.5, ठीक है, 1/f। ठीक है, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2.5। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब हम f का वैल्यू निकलेंगे तो इधर वाला पलट जाएगा, है ना। अब इसी को ये ध्यान रखिएगा कि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पॉइंट को हटा दीजिए, एक जीरो ले लीजिए, 25 चौके 100
और ये मैंने 25 हो जाए, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसीलिए जो बोलते हैं 25 चौके 100, तो 40 सेंटीमीटर। और साइन क्या आ रहा है देखिए दोस्तों, माइनस का। तो ये माइनस साइन बताता है कि ये कैसा लेंस है, माइनस साइन बताता है कि ये कॉनकेव लेंस है। तो ये एग्जाम में इतना तक भी पूछ सकता है कि एफ का साइन दे दिया तो लेंस कौन सा है ये पता लग जाएगा आपको कि कॉनकेव लेंस है ना, और उसका फोकल लेंथ कितना है तो 40 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो ये है कि कई सारे लेंसेस को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जो रेसिस्टेंस है हम लोग उसको सीरीज कनेक्शन करते हैं और पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो ये बिल्कुल सीरीज कनेक्शन के तरह ही है, ठीक है, कि कई सारे लेंस हम लेते हैं जिसका पावर P1, P2, P3 है, तो नेट कितना पावर होगा, उसका इफेक्टिव पावर कितना होगा, तो बिल्कुल इसका अलजेब्रिक सम कर देना है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि P1 का वैल्यू हम लेते हैं +4D और P2 का वैल्यू लेते हैं -2D और जो P3 है उसका लेते हैं 1D, ठीक है। तो आप इसका नेट क्या हो जाएगा, तो सारे प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 और साइन लिख देंगे प्लस का क्योंकि प्लस का साइन ज्यादा है तो +3। बस इतना आसान है ये। तो आपने देखा होगा कि जो चश्मा बनाने वाले, जब भी हम चश्मा बनाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो हमारे लिए चश्मा का पावर बताते हैं, तो वो बार बार हमारे आंखों में एक नॉर्मल चश्मा पहना देते हैं, इसके बाद वो पावर को बदलते रहते हैं, एक लेंस को चेंज करते हैं, बोलते हैं अब देखो तो कैसा दिख रहा है, तो सर पढ़ो ABCDE, सर इसके बाद नहीं दिख रहा सर, अच्छा ठीक है, एक बार फिर वो एक और लेंस लगाते हैं, फिर बोलते हैं अब देखो कैसा है, हाँ सर अभी ठीक दिख रहा है सर, पढ़ो ABCDEFGHIJKL, सर इसके बाद का नहीं दिख रहा है ठीक से, अच्छा ठीक है, फिर से वो एक बार लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका आंख के सामने में कई सारा वो लेंस लगा देते हैं, 4-5 लेंस लगा देते हैं, और तब जाकर के अगर फिट हो जाता है कि हाँ ये सही है, तब वो एक कैलकुलेशन अपना कर लेते हैं कि कितना नेट कितना दिए, हमने कभी प्लस पहना रहे हैं, कभी माइनस वाला चश्मा दे रहे हैं, कभी फिर थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कभी फिर ये कर रहे हैं, तो नेट निकाल देते हैं वो इस फॉर्मूला से कि नेट इतना है, बस इस आंख का पावर इतना, इस आंख का पावर इतना है। तो ये स्पेक्टिकल्स के लिए जो चश्मा बनाते हैं उसमें प्लस साथ ही साथ जो कई सारे लेंस एक साथ यूज किए जाते हैं वो कैमरा में किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप्स में किए जाते हैं और टेलीस्कोप्स में किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें कई सारे लेंसेस को यूज किया जाता है और उसका इफेक्टिव पावर को मतलब बढ़ाने के लिए या उसको ये बनाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को अच्छा से देखिए, और जो लोग भी CBSE बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि NCERT से ही 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होता। तो आप भले ही कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो पढ़िए, मगर NCERT के ऊपर जरूर फोकस कीजिए। ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं एग्जाम के, इसमें आपको यही काम देगा, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में तो NCERT से बाहर कुछ भी नहीं रहता। तो आप पहले NCERT के ऊपर पकड़ बनाइए, वीडियो देखिए, इसके बाद जरूर अपने से जो है चैप्टर को पढ़िए और समझिए, ठीक है। और जो है इसके बाद जो MCQ वाला वीडियो होगा तभी आप उसको देखिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन जरूरतमंदों तक जरूर वीडियो को भेजिए जो जिनको इनकी जरूरत है, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।